नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में। आज की कहानी बेहद डरावनी है, पर कहानी सुनने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और हमारी आने वाली सभी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने का। चलिए सुनते हैं कहानी। ये कहानी आपको डर का एहसास जरूर कराएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित अग्रवाल पेशे से एक मेडिकल रिपोर्टर हूँ। पिछले 12 सालों से देश भर के अस्पतालों, मेडिकल स्कैंडलों और स्वास्थ्य सेवाओं पर रिपोर्टिंग करता आ रहा हूँ। लेकिन आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी सरकारी फाइल में नहीं मिलेगा, न ही किसी अखबार की सुर्खियों में। ये वो सच्चाई है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है सेंट जोसेफ मेमोरियल हॉस्पिटल की। एक अस्पताल जो अब सिर्फ एक खंडहर बन चुका है, लेकिन जिसके हर कोने में अभी भी चीखें गूंजती हैं। सेंट जोसेफ हॉस्पिटल लखनऊ से करीब 70 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे निगोहा में स्थित था। 1983 में बना ये अस्पताल पहले ईसाई मिशनरीज द्वारा चलाया जाता था। 90 के दशक तक ये अस्पताल गरीबों की उम्मीद बन चुका था, पर अचानक 1998 में एक रात पूरा अस्पताल बंद कर दिया गया। न डॉक्टर बचे, न मरीज, न कोई स्टाफ, न कोई दस्तावेज। बिना किसी आधिकारिक वजह के एक ऑपरेशनल अस्पताल का यूं एक रात में गायब हो जाना, ये बात मेरे लिए पत्रकार के नाते एक रहस्य बन गई। 2022 की सर्दियों की बात है। मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज कांप रही थी। सर, मुझे सेंट जोसेफ हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताना है। वहां आज भी कुछ चलता है। वहां हर रात लाइट जलती है। कोई है जो मरने के बाद भी जिंदा है। मैं चौंका। इतने सालों बाद कोई फिर से इस हॉस्पिटल का जिक्र कर रहा था। मैंने उस आदमी को अगले दिन एक पुराने रेलवे स्टेशन के पास मिलने को कहा। वह 55 से 60 साल का बुजुर्ग था। नाम था श्री शंकर लाल। वह खुद उस अस्पताल में 1998 तक वार्ड बॉय रह चुका था। शंकर लाल की गवाही। उसने कांपते हुए बताया, उस रात आईसीयू में बिजली चली गई थी। जनरेटर फेल हो गया। डॉक्टर पॉल अचानक गायब हो गए। 3 मरीज मर गए, लेकिन उनका शव कहीं मिला ही नहीं। और फिर हॉस्पिटल की छत से लगातार चीखें आने लगी। मैंने पूछा, लेकिन पुलिस? सर, पुलिस आई थी, लेकिन अगले दिन थाने के 4 जवान लापता हो गए। केस बंद कर दिया गया। उसकी आंखों में डर नहीं, एक दबी हुई चीख थी। मैंने तय कर लिया, मैं इस अस्पताल की सच्चाई खुद जाकर जानूंगा। जनवरी 2022 की एक ठंडी सुबह में अपने कैमरामैन रवि और टेक्निकल एक्सपर्ट हरीश के साथ निगोहा के उस सुनसान इलाके में पहुंचा। सेंट जोसेफ अब एक वीरान इमारत थी। टूटी दीवारें, धूल से भरे स्ट्रेचर, खून के धब्बे जैसे जमे हुए निशान, जर्जर ऑपरेशन थिएटर। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी, आईसीयू के बाहर की घड़ी आज भी टिक टिक कर रही थी और वो समय बता रही थी रात के 2:17, वही वक्त जब 1998 की उस रात हॉस्पिटल बंद हुआ था। हमने तय किया कि रात 12 बजे से 3 बजे तक हम वहाँ रहेंगे। हरीश ने 6 सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगा दिए। ऑपरेशन थिएटर, वार्ड नंबर 3, आईसीयू, सीढ़ियां, नर्स स्टेशन और मेन हॉल। रात के 1:30 बजे तक सब सामान्य था। रवि एक एक कर सारे शॉट्स ले रहा था। फिर अचानक आईसीयू में लगे कैमरे की स्क्रीन ब्लैंक हो गई। मैंने हरीश से पूछा, क्या कैमरा बंद हो गया? उसने जवाब दिया, नहीं सर, कैमरा ऑन है, लेकिन वहाँ कुछ दिख नहीं रहा। और तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खड़ाक की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। हम तीनों सन्न। रवि ने कहा, सर, कोई तो है अंदर। मैंने कैमरा लेकर अंदर झांका। ऑपरेशन टेबल पर एक महिला की आधी कटी हुई बॉडी रखी थी, जिसकी आंखें खुली थीं और वो मुझे घूर रही थी। मैंने कैमरा गिरा दिया और पीछे हटते हुए कहा, भागो। हम भागने लगे, लेकिन हॉस्पिटल का मेन गेट अपने आप बंद हो गया था, जैसे किसी ने बाहर से ताला लगा दिया हो। सीढ़ियां उतरते वक्त रवि का पैर फिसला। वो गिरा और बोला, सर। मेरी पीठ पर किसी ने हाथ रखा। कोई मेरे ऊपर चढ़ रहा है। सर, बचाइए। मैंने मुड़कर देखा।
एक सफेद गाउन वाली नर्स रवि के सीने पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल और खून से लथपथ थीं। मैं चिल्लाया, हरीश, टॉर्च मारो उस पर। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी, वो नर्स गायब हो गई। लेकिन रवि बेसुध हो चुका था। रात के ठीक 2:17 पर आईसीयू का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से कोई आवाज आई, डॉक्टर पॉल अब भी यहाँ हैं। मर चुके मरीज जिंदा हैं। और तुम अगले हो। हम दोनों ने बेहोश रवि को उठाया और अस्पताल के पीछे बने आपातकालीन दरवाजे की ओर दौड़े। लेकिन वो दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तभी एक साया हमारे पीछे आ खड़ा हुआ। सांस की आवाज, किसी की भारी सी हंसी। अब तुम वापस नहीं जा सकते। रात के करीब 2:30 बजे थे। पूरा अस्पताल सन्नाटे में डूबा हुआ था। ठंड इतनी तेज थी कि सांसें भाप बनकर बाहर निकल रही थीं। चारों ओर अजीब सी गंध फैली थी, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस। रवि बेहोश था, हरीश कांप रहा था, और मैं भीतर तक डर से हिल चुका था। हम ऑपरेशन थिएटर के पास एक कोने में रुके, जहां से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। दीवार पर एक टूटी हुई खिड़की थी, जिससे कुछ चांदनी अंदर आ रही थी। मैंने धीरे से रवि की नब्ज देखी। वो धीमी थी, मगर चल रही थी। हरीश ने मेरी ओर देखते हुए कहा, भैया, ये जगह इंसानों की नहीं है। यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है। हमें निकलना होगा। मैंने कहा, अब सिर्फ निकलना नहीं, हमें सच्चाई भी जाननी है। और वो यहीं कहीं छुपी है। वहां पास में एक टूटा अलमारी पड़ा था, जिसमें कुछ पुरानी फाइलें धूल में सनी थीं। उनमें से एक फाइल खींची, जिस पर नाम लिखा था, अनीता थॉमस, भर्ती दिनांक 13 दिसंबर 1997। जैसे ही वो नाम पढ़ा, मेरे कानों में किसी औरत के चीखने की आवाज गूंज गई। हरीश भी चौंक गया। फाइल के अंदर लिखा था, मरीज मानसिक स्थिति में अजीब व्यवहार कर रही है। बार बार कहती है, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मुझे यहीं रहना है। उसके शरीर पर जलने के निशान हैं। उसने नर्स रीता का गला दबाने की कोशिश की थी। उसे रात को आईसीयू में अकेले रखा गया है। अंतिम लाइन में लिखा था, डॉक्टर पॉल की सख्त हिदायत पर मरीज को किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। हमने रवि को वहीं कुर्सी पर लिटाया और मैं और हरीश धीरे धीरे आईसीयू की ओर बढ़े। हर कदम पर लकड़ी की जमीन चरमराती थी। दीवारों से पपड़ी झड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इमारत सांसें ले रही हो। आईसीयू का दरवाजा पहले बंद था, पर अब वो थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही हमें तेज ठंड का झोंका लगा। वहाँ कोई लाइट नहीं थी, लेकिन हवा में बिजली सी चुभ रही थी। तभी हमें एक अजीब आवाज सुनाई दी, किसी के पैरों के घसीटने की आवाज। हरीश ने टॉर्च जलाया। सामने आईसीयू का एक बेड था, जिस पर एक महिला बैठी थी, चेहरा झुका हुआ, बाल बिखरे, और उसकी आंखों से खून बह रहा था। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी, उसने सिर उठाया और कहा, डॉक्टर पॉल ने मुझे जलाया था, अब तुम जलोगे। मैंने तुरंत हरीश को खींचा और दोनों आईसीयू से बाहर भागे। हम वापस उस जगह आए जहां रवि को छोड़ा था, पर अब वो वहां नहीं था। हमने चारों ओर देखा और दीवार पर खून से लिखा था, मैं अब अकेला नहीं हूँ, रवि मेरे साथ है। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मुड़कर देखा, रवि वहीं खड़ा था, पर उसकी आंखें सीधी नहीं थीं। चेहरा भावहीन, जैसे किसी और के कब्जे में हो। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने अनीता को देख लिया है, अब वो मुझे छोड़ने नहीं वाली। और वो सीधा वार्ड नंबर 6 की ओर चल पड़ा, जैसे उसे किसी ने बुलाया हो। हमने उसका पीछा किया। वार्ड नंबर 6 अस्पताल का सबसे पिछला हिस्सा था, जहां कभी गंभीर मरीजों को रखा जाता था। जब हम वहां पहुंचे तो रवि खिड़की के पास बैठा था और सामने 4 बेड थे। हर बेड पर एक परछाई बैठी थी। एक बेड पर बैठी परछाई बोली, हर वो इंसान जो सच्चाई जानना चाहता है, यहीं फंस जाता है। दूसरी परछाई बोली, अनीता को जिंदा जलाया गया था, डॉक्टर पॉल ने उसे प्रयोग के लिए बांध रखा था, वो इंसान नहीं था। तीसरी परछाई बोली, और अब तुम तीनों भी यहाँ से नहीं जा पाओगे। अचानक वार्ड की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। दरवाजा जोर से भड़का। रवि ने जोर से चिल्लाया, सर, मेरे अंदर कोई आ गया है, मुझे बाहर निकालो। हमें उसी बिस्तर नंबर 13 से फिर सामना हुआ। इस बार उस पर एक आदमी पड़ा था, जिसकी छाती फटी हुई थी और आंखें खुली थीं।
उसकी आंखों में सिर्फ एक ही डर था, उसे जलने दो, भागो, मत रोको। तभी दीवार पर आग की एक लकीर सी चलने लगी और उसमें अनीता का चेहरा दिखा, जलता हुआ, चीखता हुआ। वार्ड के एक कोने में हमें एक पुरानी डायरी मिली जो किसी डॉक्टर की लगती थी। नाम लिखा था डॉक्टर पॉल जोसेफ, निजी नोट्स। उसमें लिखा था, अनीता को मैंने पकड़ लिया है। वो एक आम लड़की नहीं है। उसके शरीर में कुछ ऐसा है जो इंसानों के लिए नहीं है। मैंने उसे आईसीयू में बांध कर रखा है। मैं उसकी आत्मा का अध्ययन करूंगा। अगर मैं मर भी गया तो भी ये अस्पताल मेरा रहेगा। अब हमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था। अनीता की आत्मा अब भी इस अस्पताल में भटक रही है और डॉक्टर पॉल की आत्मा भी कहीं न कहीं मौजूद है। रवि पर किसी का कब्जा हो चुका था। हरीश डर के मारे अब बोल ही नहीं रहा था और मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था, क्योंकि अब निकलना आसान नहीं था। दरवाजे सब बंद थे, दीवारें बोलने लगी थीं और अस्पताल जिंदा हो गया था। मैंने और हरीश ने रवि को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने उसका हाथ पकड़ा, उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर को पलट चुकी थीं और होंठ बुदबुदा रहे थे। तहखाना, नीचे, वहां से सब शुरू हुआ था। हम दोनों चौंके। कौन सा तहखाना? अस्पताल में तो कोई बेसमेंट नहीं था। पर तभी रवि अचानक जोर से चीखा, वो आ रही है, मुझे बचाओ। और उसके शरीर ने जोर का झटका खाया। हम दोनों उसे पकड़ ही रहे थे कि वो हमारी पकड़ से छूट गया और भागते भागते वार्ड के पीछे बनी सीढ़ियों की तरफ दौड़ गया। हम उसके पीछे भागे, मगर वो अचानक गायब हो गया। हमने देखा कि दीवार के पास जहां रवि गया था, वहां एक लकड़ी का पुराना तख्त झुका हुआ था। जब उसे हटाया तो नीचे एक लोहे की दरवाजी निकली, जैसे जमीन के नीचे जाने का रास्ता हो। दरवाजा बड़ा भारी था। हरीश ने अपने औजार से उसे खोलने की कोशिश की। कुछ मिनटों की मेहनत के बाद वो धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। नीचे जाने वाली सीढ़ियां काली थीं, दीवारों पर पुराना खून जम चुका था। हम दोनों ने टॉर्च जलाकर नीचे उतरना शुरू किया। नीचे पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे हम किसी और ही समय में आ गए हैं। वहां एक बहुत बड़ा हॉल था, जिसमें जगह जगह ऑपरेशन टेबलें, बोतलों में बंद मांस के टुकड़े और पुराने मेडिकल औजार रखे थे। दीवारों पर क्रॉस के निशान बने हुए थे, लेकिन वो उल्टे थे, जैसे किसी काले तांत्रिक ने बनाए हों। एक कोने में लकड़ी की अलमारी थी, जिसमें दर्जनों फाइलें थीं। एक फाइल का नाम था विशेष परीक्षण केस 31, अनीता थॉमस। नीचे लिखा था, दिमागी बीमारी नहीं, आत्मा का हस्तांतरण, डॉक्टर पॉल। फाइल के भीतर लगी एक तस्वीर थी। अनीता आईसीयू में बंधी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। और पीछे खड़ा डॉक्टर पॉल मुस्कुरा रहा था। जैसे ही हम उस फाइल को पढ़ रहे थे, बेसमेंट की छत से पानी टपकने की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, एक कोना धीरे धीरे सड़ रहा था और वहां से खून की कुछ बूंदें टपकने लगी। तभी अचानक पूरे बेसमेंट की लाइट चली गई। एक आवाज आई, तुम लोग भी वही गलती कर रहे हो जो डॉक्टर पॉल ने की थी। टॉर्च घुमाई, सामने वही जली हुई नर्स खड़ी थी जो पहले भी आईसीयू में दिखी थी। उसका चेहरा अधजला, सिर पर बाल आधे उखड़े और उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। मैंने हरीश को खींचा, भागो, ऊपर चलो। हम दोनों जैसे तैसे बेसमेंट से ऊपर भागे और दरवाजा बंद कर दिया। अब सवाल सिर्फ डर का नहीं था, रवि कहाँ गया? हमने अस्पताल का एक एक कमरा छान मारा। वार्ड नंबर 5 में जाकर देखा, वहां हर दीवार पर खून से लिखा था, वो मेरे साथ है। रवि अब इस दुनिया में नहीं। हरीश अब टूट चुका था। उसने कहा, सर, हम सब मरने वाले हैं। मैंने सोचा था ये बस एक शूट है, लेकिन ये हमारी आखिरी रात है। मैंने उसे समझाया, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, हम नहीं भागेंगे, रवि को छोड़कर नहीं जाएंगे। हरीश ने अपने बैग से एक मोशन सेंसर कैमरा निकाला जो खुद हर हरकत रिकॉर्ड करता है। हमने उसे बेसमेंट के दरवाजे पर लगाया और एक और कैमरा आईसीयू की तरफ। तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। हम नर्स स्टेशन पर वापस लौटे। तभी आईसीयू वाले कैमरे से आवाज आई, रवि, मदद करो। हमें सुनाई दिया रवि की ही आवाज। फिर से बिस्तर नंबर 13। हम दौड़कर आईसीयू पहुंचे।
बिस्तर नंबर 13 की चादर पर हेल्प मी लिखा था खून से। हमने टॉर्च की रोशनी बिस्तर के नीचे डाली। वहाँ रवि पड़ा हुआ था, पर उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा बिल्कुल शांत था। मैंने हिलाया। रवि, रवि, तू ठीक है? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। मैं बाहर नहीं आ सकता, वो मेरे अंदर है। मुझे जला दो सर, मुझे जला दो, वरना मैं आप लोगों को भी मार दूंगा। मैं और हरीश अब दो ही रास्तों पर थे। या तो रवि को लेकर इस पागलपन से बाहर निकलते, या वही करते जो उसने कहा, उसे खत्म कर देना। मैं और हरीश बुरी तरह डर गए थे। रवि की आंखें लाल हो रही थीं, चेहरे पर घाव बन रहे थे, जैसे किसी ने उसे अंदर से काटा हो। रवि धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से रेंगते हुए बाहर निकला। वो उठ खड़ा हुआ और मेरी ओर देखकर बोला, सर, आपने तो कहा था कि आप सच्चाई जानना चाहते हैं ना? अब जानिए, मैं रवि नहीं हूँ। उसके मुंह से आवाज बदली हुई थी, भारी, गहरी और भयानक। मैं और हरीश पीछे हटे। रवि ने अपने नाखूनों से अपने हाथ की चमड़ी खुद ही उखाड़ दी। वहाँ जलने के निशान थे, ठीक वैसे जैसे अनीता की फाइल में लिखे थे। हमें वार्ड के कोने में एक और पुराना अलमारी दिखा। हमने उसे खोला तो वहाँ एक पुराना कागज मिला, डॉक्टर पॉल का लिखा हुआ। उसमें लिखा था, मुझे अब समझ आ चुका है कि मैंने क्या किया। अनीता को मानसिक रोगी समझकर मैंने उस पर तांत्रिक प्रयोग किए। मैंने उसके शरीर को खोला, उसकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो आत्मा इंसानी नहीं थी और उसने अब मुझ पर भी कब्जा कर लिया है। अगर कोई इंसान यह पत्र पढ़ रहा है तो जान ले, ये अस्पताल अब जिंदा है। यहाँ हर ईंट में एक आत्मा है। बाहर जाना आसान नहीं। रवि अब दीवार के पास बैठा जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी, वो किसी जानवर की तरह गुर्राता, दांत पीसता और दीवार पर सिर मारता। तभी अचानक पास की नर्सिंग यूनिट से एक झंझनाहट की आवाज आई। नर्स रीता फिर से प्रकट हुई। उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था, आंखों से धुआं निकल रहा था और उसका शरीर धीरे धीरे दीवार से बाहर आ रहा था, जैसे दीवार ही उसे जन्म दे रही हो। उसने कहा, अनीता को वापस लाओ, वरना ये सब अब कभी नहीं निकल पाएंगे। मैंने डरते हुए पूछा, अनीता कहाँ है? वो अब क्या चाहती है? रीता बोली, डॉक्टर पॉल की आत्मा अब भी आईसीयू के अंदर कैद है और अनीता उसे खत्म करना चाहती है, लेकिन तुम लोग बीच में आ गए हो। मैं और हरीश रवि को पीछे छोड़ते हुए फिर से आईसीयू में गए। अब वहाँ माहौल और भी डरावना हो चुका था। अस्पताल की दीवारें सीलन और खून से गीली हो रही थीं और हर कोने से आवाजें आ रही थीं। एक पल को ऐसा लगा जैसे पूरा अस्पताल किसी का दिल बन गया हो, धड़कता हुआ, कांपता हुआ। आईसीयू में पहुंचते ही एक टेबल अपने आप हिलने लगी और टेबल के ऊपर डॉक्टर पॉल की आत्मा दिखाई दी। एक साया, सफेद कोट पहने, लेकिन चेहरा अधजला और आंखों की जगह खाली गड्ढे। उसने हमें घूर कर कहा, तुम लोग भी वही गलती कर रहे हो जो मैंने की। अनीता को रोको, वरना सब खत्म हो जाएगा। अचानक पूरा अस्पताल हिलने लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। पंखे अपने आप घूमने लगे, लाइटें जल बुझने लगीं और जमीन से धुआं उठने लगा। एक एक करके पुराने मरीजों की आत्माएं प्रकट होने लगीं। वार्ड नंबर 2 के मरीज, ऑपरेशन थिएटर के शव, नर्सें और अनीता। अनीता अब सामने थी, पूरी तरह जली हुई। उसकी आंखें अब रो नहीं रही थीं, उनमें आग थी। उसने डॉक्टर पॉल की ओर इशारा किया और बोली, अब मेरी बारी है, अब मैं खत्म करूंगी इसे। अचानक आईसीयू की सभी मशीनें खुद ब खुद चालू हो गईं। बीप बीप की आवाजें, औजारों की खनक और फिर एक तेज चीख। डॉक्टर पॉल की आत्मा जलने लगी। उसके साथ रवि भी चिल्ला रहा था, सर, बचा लीजिए, मैं अब भी जिंदा हूं, प्लीज। मैं और हरीश उस चीख को सुनते रहे, पर कुछ कर नहीं पाए। अचानक अस्पताल की सारी लाइटें बंद हो गईं। एकदम सन्नाटा। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं अस्पताल के बाहर एक पेड़ के नीचे पड़ा था। मेरे पास हरीश भी था, बेहोश, लेकिन रवि वहां नहीं था। सामने देखा, सेंट जोसेफ हॉस्पिटल की इमारत अब राख में बदल चुकी थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं, सिर्फ एक जली हुई जमीन, और जमीन पर लिखा था, अब तुम जानते हो कि सच्चाई कितनी डरावनी होती है। अब हम बाहर तो थे,
लेकिन मन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था। रवि सच में मरा था या अनीता उसे कहीं और ले गई थी? क्या आत्माएं सच में समाप्त हो गई थीं? या हम बस एक नई शुरुआत का हिस्सा बन चुके थे? मैं, अमित और हरीश अस्पताल के बाहर पेड़ के नीचे पड़े थे। शरीर थक कर टूट चुका था, लेकिन मन भीतर से किसी अजीब डर में बंधा हुआ था। अचानक हरीश ने धीरे से आंखें खोली और थरथराते हुए बोला, सर, मैंने सपना देखा। रवि जिंदा है। वो कह रहा था, मुझे बचा लो। मैंने उसकी बात को झूठ नहीं माना, क्योंकि रवि की चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैंने अस्पताल की राख की तरफ देखा। वहां अब सिर्फ काली जमीन बची थी, पर कुछ दूर राख के बीच एक लाल बटन जैसी चीज चमक रही थी। हम दोनों उसके पास पहुंचे। वो कोई साधारण चीज नहीं थी, वो एक कैमरा का बटन था, रवि के कैमरे का। मैंने उसे उठाया और दबाया। कैमरे में सिर्फ एक ही रिकॉर्डिंग बची थी। रवि की आवाज धीमी कांपती हुई, अगर कोई ये देख रहा है तो जान लो, मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं अब इंसान नहीं रहा। अनीता ने मुझे अपने साथ बांध लिया है। मैं उसकी आवाज सुन रहा हूं। मैं अब लौट नहीं सकता। सर, भाग जाइए। और फिर एक औरत की आवाज आई, बहुत गहरी और डरावनी, अगर तुमने रवि को छोड़ दिया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। हरीश ने मुझसे कहा, सर, वो हमें बुला रही है। कहीं न कहीं ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने आसमान की ओर देखा। सूरज चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी बुझी बुझी सी लग रही थी। और तभी मुझे अस्पताल के पीछे एक टूटी दीवार पर कुछ लिखा दिखाई दिया, फिर से आओ, अधूरा काम पूरा करो, तहखाना खुला है। मैंने तय किया, मैं जाऊंगा। अगर रवि अब भी वहां है, अगर उसकी आत्मा जिंदा है, तो उसे मैं अधूरी नहीं छोड़ सकता। मैं अकेला वापस उस राख के मैदान पर गया जहां सेंट जोसेफ कभी खड़ा था। राख हटाई। नीचे वही लोहे का दरवाजा था, तहखाने का। दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। मैं सीढ़ियां उतरता गया। एक एक कदम भारी होता गया। नीचे का माहौल अब पहले से भी ज्यादा डरावना था। चारों ओर दीवारों से खून टपक रहा था। जमीन पर अधजले शरीर रेंग रहे थे। कुछ की आंखें बाहर निकली हुई थीं, कुछ के होंठ सिल दिए गए थे। एक कोने में अनीता खड़ी थी। अब उसकी शक्ल और भी डरावनी हो चुकी थी। उसका चेहरा पिघला हुआ था, आंखें बिना पलक की और बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने मेरी ओर देखकर कहा, तू वापस क्यों आया है? क्या तुझे मरना है? मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं रवि को लेने आया हूँ। वो चीखी, रवि अब मेरा है। और उसकी चीख से पूरा तहखाना कांपने लगा। तभी एक ऑपरेशन टेबल के पीछे से रवि की आत्मा निकली, धुंधली लेकिन साफ। उसके शरीर में अब कोई चमड़ी नहीं बची थी। हड्डियां दिख रही थीं, चेहरा पिघला हुआ। उसने मेरी तरफ देखा और बस इतना कहा, सर, मुझे जलाइए, मैं अब नहीं बच सकता। सिर्फ आग ही मुझे आजादी दे सकती है। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैंने अनीता की ओर देखा और कहा, मुझे भी रख ले, पर रवि को जाने दे। अनीता ने अपनी जली हुई उंगलियों से जमीन पर एक गोला बनाया। वो गोला जलने लगा। उसके बीच रवि की आत्मा खड़ी थी। उसने कहा, अगर तू चाहता है कि रवि मुक्त हो, तो तुझे उसकी राख लेकर जाना होगा और उसके गांव में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे उसे बहाना होगा। मैंने सिर हिलाया। अनीता ने अपनी उंगलियां मेरी ओर बढ़ाई और रवि की राख मेरे हाथों में आ गई, गर्म लेकिन हल्की, जैसे हवा में घुल जाए। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। 3 दिन बाद मैं रवि के गांव पहुंचा। उसके माँ-पिता मुझे देखकर फूट फूट कर रो पड़े। मैंने कहा, आपका बेटा बहुत बहादुर था, वो अब शांति में है। मैंने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा, रवि की राख बहाई और वहीं बैठकर देर तक रोता रहा। पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं और ऐसा लगा जैसे वो पेड़ मुझे आशीर्वाद दे रहा हो। आज 3 साल हो चुके हैं। मैंने पत्रकारिता छोड़ दी है, पर कभी कभी रात में मुझे रवि की आवाज सुनाई देती है, सर, आपने मुझे आजाद कर दिया। लेकिन उसी के साथ मैं अब सपने में अनीता को भी देखता हूँ। वो कहती है, अब तुम्हारी बारी।